हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत बंबई से होती है, जहां हम भास्कर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होता है। जॉगिंग के दौरान वो हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है कि किस तरह नौकरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अभी वो ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव उसे रोक लेते हैं और अपने साथ मगध बैंक चलने को कहते हैं, वही बैंक जहां भास्कर कभी काम किया करता था। असल में भास्कर पर एक बहुत बड़े फ्रॉड का इल्जाम लगा होता है, इसीलिए लक्ष्मण राव उसे पूछगछ के लिए बैंक ले जाते हैं। अब यहाँ से भास्कर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो हमें सीधा 1989 में ले जाती है। उस जमाने में भास्कर मगध बैंक में कैशियर के तौर पर काम करता था और उसकी तनख्वाह तकरीबन 6,000 रुपए थी। बैंक में उसका सबसे अहम काम नारायण सर के साथ मिलकर वॉलेट से पैसे निकालना था, क्योंकि कैश का पूरा लेन देन उसी के जिम्मे होता था। लेकिन बैंक की नौकरी के अलावा भास्कर एक और काम भी करता था। बैंक बंद होने के बाद वो सामने वाले कैफे में जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। इस काम में उसका दोस्त सांबा उसका साथ देता था। हालांकि भास्कर कैशियर था, लेकिन उसके मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिससे उसने उधार न लिया हो। सबसे ज्यादा उधार उसने पटेल भाई से लिया था, पूरे 12,000 रुपए। अब हम भास्कर के घर वालों को देखते हैं। उसके वालिद अपने वक्त के एक बहुत बड़े सीए थे, लेकिन एक दोस्त ने बिजनेस में धोखा दे दिया, जिसके बाद वो पैरालाइज हो गए और बोलना भी छोड़ दिया। भास्कर की बीवी सुमति है और उनका 6 साल का बेटा कार्तिक भी है। सुमति चाहती थी कि वो अचार का बिजनेस शुरू करे ताकि घर के हालात बेहतर हो सके, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाती। इसके अलावा भास्कर अपने बहन भाइयों का खर्च भी उठा रहा होता है, इसीलिए वो अपना उधार अदा नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सुमति का खानदान भास्कर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सुमति की मां चाहती है कि वो भास्कर को छोड़कर वापस घर आ जाए, लेकिन सुमति साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो भास्कर के साथ खुश थी। अब कहानी में नया मोड़ आता है। एक दिन भास्कर कैफे में काम कर रहा होता है कि वहां एंथनी नाम का एक आदमी आता है। एंथनी को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए होता है ताकि वो अपना सामान पोर्ट से निकलवा सके। उसने दोस्तों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बाहर से मंगवाया था, लेकिन सामान आने के बाद उसके दोस्त पैसे देने से मुकर जाते हैं और सारा सामान कस्टम में फंस जाता है। पहले तो भास्कर साफ मना कर देता है, लेकिन जब एंथनी कहता है कि वो पूरे सामान का 20% भास्कर को देगा, तो भास्कर सोच में पड़ जाता है और थोड़ा वक्त मांग लेता है। अगले दिन जब भास्कर बैंक जा रहा होता है, तो रास्ते में पटेल भाई उसे रोक लेते हैं। भास्कर के पास देने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए पटेल भाई उसका स्कूटर छीन लेते हैं। भास्कर दौड़कर बैंक पहुंचता है और वहां उसे एक और बड़ा झटका लगता है। जिस पोस्ट पर उसकी प्रमोशन होने वाली थी, वहां किसी और की प्रमोशन हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि एजीएम श्रीकांत ने जानबूझकर लिस्ट में भास्कर का नाम नहीं डाला और किसी और बंगाली शख्स को आगे बढ़ा दिया। ये जानकर भास्कर सीधा एजीएम के पास जाकर लड़ पड़ता है, लेकिन एजीएम बहाना बना देता है कि तुम बाहर कैफे में काम करते हो जो गैर कानूनी है। भास्कर खामोशी से वहां से चला जाता है। सिर्फ भास्कर ही नहीं, पूरा बैंक इस बात से दुखी होता है, क्योंकि 3 साल की मेहनत का फायदा कोई और ले जाता है। बैंक बंद होने के बाद भास्कर और सांबा बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी एंथनी आ जाता है। भास्कर अपने बैग से पैसे निकालता है और एंथनी को दे देता है। ये पैसे उसने चुपके से बैंक से निकाले होते हैं। एंथनी बताता है कि वो दूसरे मुल्क से टीवी के स्पेयर पार्ट्स मंगवाकर यहाँ महंगे दामों बेचता है और रात तक पैसे वापस करने का वादा करके चला जाता है। सांबा को उस पर शक होता है, इसलिए वो एंथनी के साथ जाने का फैसला करता है। रात को सांबा वापस आता है और उसके साथ एंथनी भी होता है। काम कामयाब हो चुका होता है और एंथनी दोनों को उनका हिस्सा दे देता है। भास्कर फौरन पटेल भाई का उधार चुकाकर अपना स्कूटर वापस ले लेता है। इसके बाद भास्कर एंथनी के साथ बाकायदा काम करने लगता है और अच्छी खासी कमाई करने लगता है। सुमति हैरान हो जाती है कि अचानक इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब वो पूछती है तो भास्कर कहता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। जब वो बताता है कि सारे लोन अदा हो चुके हैं, तो सुमति खुश होकर उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद कार्तिक की सालगिरह के दिन एंथनी एक और बड़ी डील लेकर आता है। दुबई से 3 कारें आ रही होती हैं, जिन्हें बेचकर बड़ा मुनाफा होना था, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए दरकार होते हैं। ये एंथनी की आखिरी डील होती है, क्योंकि उसके बाद वो अपने बेटे के पास अमेरिका जाने वाला होता है। भास्कर के लिए 10 लाख निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आखिरी डील सुनकर वो मान जाता है। शनिवार के दिन भास्कर बैंक जाता है। प्लान ये होता है कि जैसे ही नारायण बाहर जाएगा, वो पैसे निकाल लेगा, लेकिन नारायण पूरा दिन उसके आसपास ही घूमता रहता है। आखिरकार भास्कर सांबा से कहता है कि वो फ़ोन करके नारायण को उलझाए। सांबा ऐसा ही करता है और उसी दौरान भास्कर जल्दी से 10 लाख रुपए निकालकर सूटकेस में रख लेता है।
पैसे मिलते ही एंथनी तीनों कारें खरीद लेता है, लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब जिस डीलर को कार बेचनी थी वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। एंथनी पूरी रात मुख्तलिफ डीलर्स को फ़ोन करता है और आखिरकार गोवा का एक डीलर मान जाता है। कारें गोवा ले जाने के लिए नंबर प्लेट्स बदल दी जाती हैं और सरकारी प्लेट्स लगा दी जाती हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस रोक लेती है। यहाँ भास्कर अपना दिमाग लगाता है। वो एक भिखारी को नकली सिख बनाकर सामने लाता है और जब पुलिस फिर भी शक करती है तो कार से एक बार डांसर बाहर आती है। भास्कर कहता है कि ये संजीदियत की आने वाली फिल्म की हीरोइन है। पुलिस वाले मुतासिर हो जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। आखिरकार वो गोवा पहुंचकर कारें बेच देते हैं और ज़बरदस्त कमाई होती है। भास्कर खुशी में भिखारियों और बार डांसर को 1-1 लाख रुपए तोहफे में देता है। चूंकि ये एंथनी की आखिरी डील होती है, वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन जाते जाते भास्कर से कहता है कि कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन ज़रूर करना। आखिर में जब भास्कर बैंक पहुंचता है तो वहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। वो घबरा जाता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि एजीएम हिमांशु और सुधीर, जिनकी अभी प्रमोशन हुई थी, रिश्वत के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं। भास्कर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मसला अभी भी बाकी था। 10 लाख रुपए अभी तक वापस नहीं रखे गए थे। फिर भास्कर नारायण सर के साथ अंदर वॉल्ट से पैसे लेने चला जाता है। उसे हिदायत दी गई थी कि वो अंदर से पूरे 50 लाख रुपए लेकर आए, लेकिन भास्कर जानबूझकर सिर्फ 40 लाख रुपए ही टोकरी में रखता है। उसका प्लान ये था कि जो 10 लाख रुपए उसने पहले से अपने पास रखे हैं वो बाद में इसमें मिला देगा ताकि किसी को शक ना हो। जैसे ही वो पैसे लेकर अपनी सीट पर बैठता है, तभी जीएम विनोद भोसले वहां आ जाते हैं और भास्कर के सूटकेस के बारे में पूछने लगते हैं। भास्कर बड़ी होशियारी से कहता है कि वो अभी अभी अपने गांव से वापस आया है और घर जाने के बजाय सीधा बैंक आ गया। भोसले उससे बैग खोलने को कहते हैं और जब बैग खुलता है तो उसके अंदर सिर्फ कपड़े होते हैं। असल में भास्कर पहले ही पैसे दूसरी टोकरी में मुंतकिल कर चुका होता है। जब नारायण सर रकम गिनते हैं तो पूरे 50 लाख रुपए पूरे निकलते हैं और भास्कर की सांस में सांस आती है। कुछ दिन बाद खुशखबरी आती है कि भास्कर के भाई का लंदन के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। भास्कर ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जो भी पैसा कमाया था वो सारा अपने भाई को बाहर भेज देता है। अगले दिन बैंक में काम के दौरान भास्कर को चेयरमैन अपने ऑफिस में बुलाते हैं। भास्कर घबरा जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। चेयरमैन उसकी प्रमोशन करके उसे एजीएम बना देते हैं। इसके साथ ही उसे वो मारुति कार भी मिल जाती है जो कभी उसका ख्वाब हुआ करती थी। भास्कर सीधा घर जाकर अपनी बीवी को ये खबर देता है। ये सुनकर सुमति बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब भास्कर की तनख्वाह 6,000 से बढ़कर 19,500 रुपये हो जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां लक्ष्मण राव भास्कर से उसके बैंक अकाउंट में आए हुए 100 करोड़ रुपए के बारे में सवाल करते हैं। आखिर एक आम बैंक एम्प्लॉय के पास इतनी बड़ी रकम कैसे हो सकती है? भास्कर आगे की कहानी सुनाता है। एजीएम बनने के बाद उसे हर्षद मेहता का अकाउंट हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बैंक सिर्फ कंपनियों को ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों को भी लोन दे सकता है, और इसके लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। वो ब्रोकर था हर्षद मेहता। प्लान कुछ यूं था कि मगध बैंक कटारिया बैंक को लोन देगा, लेकिन ये पूरी रकम पहले हर्षद मेहता के अकाउंट में जाएगी और फिर वहां से कटारिया बैंक में ट्रांसफ़र होगी। इस काम के बदले ब्रोकर को 0.01% कमीशन मिलता था। इसी दौरान सूरज नाम का एक आदमी भास्कर के पास आता है, जो हर्षद मेहता का असिस्टेंट था। वो कुछ बीआर यानी बैंक रिसिप्ट्स पर साइन करवाने आता है और साथ ही ये भी कहता है कि कभी कभार पैसे आने में थोड़ी देर हो सकती है। भास्कर साफ कह देता है कि ये सिर्फ कभी कभार होना चाहिए, हर बार नहीं। सूरज उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर सख्ती से इनकार कर देता है। इसी दौरान भास्कर को हर्षद मेहता के अकाउंट की बैंक डिटेल्स मिलती हैं और वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि मगध बैंक से निकलने वाला पैसा कटारिया बैंक जाने के बजाय कहीं और ही इस्तेमाल हो रहा है। सच जानने के लिए भास्कर दलाल स्ट्रीट पहुंचता है, जहां उसे पूरी गेम समझ में आ जाती है। वहां एक शख्स बताता है कि जब किसी कंपनी के शेयर बहुत नीचे गिर जाते हैं, तब हर्षद मेहता अपने सारे पैसे लगाकर वो शेयर खरीद लेता है। इसे देखकर दूसरे लोग भी पैसा लगाने लगते हैं। जैसे ही शेयर ऊपर जाता है, हर्षद मेहता अपना प्रॉफिट निकालकर सारे शेयर बेच देता है, जिससे बाकी लोगों को नुकसान और उसे फायदा होता है। फिर वो उसी मुनाफे से कटानिया बैंक का लोन वापस कर देता है। ये सब समझने के बाद भास्कर भी इस खेल में हाथ आजमाने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद वो सूरज को अकेले में बुलाकर डील करता है। भास्कर 2 शर्तें रखता है। पहली, जितना भी पैसा लगेगा उसमें से 1% उसे मिलेगा, और दूसरी, कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले उसे इत्तला दी जाएगी। सूरज ये डील मान लेता है। इसके बाद ये गेम चल पड़ती है।
सूरज जब भी शेयर खरीदता पहले भास्कर को बताता और जब बेचने का वक्त आता तो भास्कर वो शेयर बेच देता। कुछ ही अरसे में भास्कर तेजी से अमीर बन जाता है, लेकिन मसला ये था कि उसका सारा पैसा ब्लैक था। इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भास्कर एंथनी के पुराने आदमी अनवर की मदद लेता है। अनवर उसे आइडिया देता है कि पैसा लॉटरी के जरिए सफ़ेद किया जा सकता है। भास्कर एक लॉटरी वाले को रिश्वत देकर अपने नाम की लॉटरी लगवाता है। उसे 25 लाख की लॉटरी लगती है, लेकिन टैक्स कटने के बाद 17 लाख ही मिलते हैं। ये खबर सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और भास्कर अपने इलाके का अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी बहन की शादी के लिए पूरी ज्वेलरी शॉप ही खरीद लेता है, खुद के लिए एक महंगी कार ले लेता है और सुमति का अचार वाला बिजनेस भी शुरू करवा देता है। लेकिन पैसों के साथ साथ भास्कर का रवैया भी बदल जाता है। अब वो किसी से ढंग से बात नहीं करता। एक दिन जब उसकी मुलाकात पटेल भाई से होती है तो गुस्से में आकर उनका स्कूटर तोड़ देता है। ये बात जब सुमति को पता चलती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सुमति महसूस करती है कि उसने अपना पुराना भास्कर खो दिया है और ये नया भास्कर सिर्फ पैसे और अहम में डूबा हुआ है। वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन भास्कर बदलने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान एक दिन कटारिया बैंक का मैनेजर अपनी बीवी के लिए लॉकर खुलवाने आता है। बातों बातों में बताता है कि उसके बैंक ने कभी 2 करोड़ से ज़्यादा लोन लिया ही नहीं, जबकि मगध बैंक में उनके नाम पर 20 करोड़ रुपए की बैंक रिसिप्ट्स पास हो चुकी हैं। जब वो रिसिप्ट्स देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उन पर जो साइन होते हैं वो उसके नहीं होते। ये देखकर भास्कर और कटारिया बैंक का मैनेजर दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो वो भी फ्रॉड केस में फंस जाएंगे। इसी सदमे में कटारिया बैंक के मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद भास्कर सूरज से बात करता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने धोखा दिया है और अगले बीआर से पहले सारे पैसे वापस करने का मुतालबा करता है। सूरज साफ कह देता है कि अगर पैसे वापस नहीं हुए तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि अगर ये मामला बाहर आया तो मेरे साथ तुम भी जेल जाओगे। ये सुनकर भास्कर पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसी रात उसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि सांबा गैर कानूनी काम के दौरान पकड़ा गया है। भास्कर फौरन थाने पहुंचकर उसकी मदद करता है। थाने से बाहर आकर सांबा बताता है कि किसी इल्लीगल काम में पढ़ने की वजह से उसके सारे पैसे डूब गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भास्कर सांबा की हेल्प कर देता है। दूसरी तरफ सुमति के मायके वालों को बिजनेस में भारी नुकसान हो जाता है। वो मदद के लिए सुमति के पास आते हैं, लेकिन सुमति इस बार उनकी कोई हेल्प नहीं करती। उसकी वजह भी साफ थी। जब कभी सुमति और भास्कर को ज़रूरत पड़ी तब उसके परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया था। ये बात सुमति की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर कहती हैं कि अचार का बिजनेस आइडिया तो मैंने दिया था और आज जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो तुम हमें ही मदद देने से इनकार कर रही हो। ये सुनकर सुमति का गुस्सा फट पड़ता है और वो भास्कर को साथ लेकर वहां से चली जाती है। सुमति सीधा अपनी अचार की दुकान पर पहुंचती है और गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। उसी वक्त वो भास्कर से कहती है कि मुझे न तुम्हारे पैसे चाहिए न तुम्हारी शान, मुझे सिर्फ मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए। यहाँ दोनों के बीच शदीद बहस हो जाती है। इसी लम्हे एक बड़ा मोड़ आता है। भास्कर के पिता, जो अब तक खामोश थे, पहली बार बोलते हैं। वे कहते हैं, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं अपने ज़माने का एक बड़ा सीए रह चुका हूँ। मुझे सब पता है कि ये पैसा तुमने जुए से कमाया है। मैं ये नहीं कहता कि जुआ खेलना गलत है, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जुआ खेलना बंद कब करना है। ये बात भास्कर के दिल में घर कर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे क्या सिखाना चाहते हैं। इसी लम्हे भास्कर ये फैसला कर लेता है कि अब वो दोबारा कभी इस रास्ते पर नहीं चलेगा। अगले ही दिन सूरज दोबारा बीआर पर साइन करवाने आता है, लेकिन इस बार भास्कर साफ इनकार कर देता है। चेयरमैन भी फ़ोन करके दबाव डालता है और भास्कर ऊपर से हाँ कह देता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि जब सूरज बैंक पहुंचता है तो भास्कर वहां होता ही नहीं। दरअसल भास्कर जानबूझकर सूरज को इग्नोर कर रहा। अब भास्कर वाकई बदल चुका था। वो पटेल भाई के लिए नया स्कूटर लेकर आता है और अपने रवैये के लिए उनसे माफ़ी भी मांगता है। फिर वो अपनी बीवी से वादा करता है कि चाहे मेरे पास कितने ही पैसे क्यों ना आ जाएं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वही पुराना भास्कर रहूंगा। ये सुनकर सुमति की आंखों में खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे आखिरकार अपना पुराना भास्कर वापस मिल गया था। लेकिन अगले ही दिन बैंक का मैनेजर भास्कर को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि उसने बीआर पर साइन क्यों नहीं किए। भास्कर साफ कहता है कि जब तक पिछला सेटलमेंट नहीं होगा वो किसी भी कागज पर साइन नहीं करेगा। मैनेजर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर साफ लफ्जों में अपनी नौकरी छोड़ देता है। वो कहता है कि अब वो बैंक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता।
भास्कर को नौकरी छोड़ते देखकर बैंक के कई एम्प्लॉइज दिल ही दिल में खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। लक्ष्मण राव भास्कर से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए आए हैं और चाहते हैं कि तुम स्टॉक मार्केट से कमाए हुए सारे पैसे दोबारा मगध बैंक में ट्रांसफर करो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण राव भास्कर को चेयरमैन के ऑफिस में ले जाता है। वहां जाकर भास्कर को पता चलता है कि चेयरमैन भी इस पूरे खेल में शामिल था। चेयरमैन भी भास्कर पर दबाव डालता है कि वो सारे पैसे बैंक में वापस करे। भास्कर खामोशी से चेक पर साइन करता है और बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। चेयरमैन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि भास्कर के सारे पैसे अब उनके हाथ आ चुके हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जब चेक क्लियर करने की बारी आती है तो पता चलता है कि भास्कर का अकाउंट तो पिछले 10 दिनों से डीएक्टिवेट है और उसमें 1 रुपया भी मौजूद नहीं। हाँ, सिस्टम में अभी भी पैसे शो हो रहे होते हैं क्योंकि भास्कर 10 दिन पहले ही सारे पैसे निकलवा चुका था और बैंक का सिस्टम महीने के आखिर में अपडेट होना था। अब भास्कर अपनी फैमिली के साथ सारे पैसे लेकर अमेरिका चला जाता है। ये सब कुछ उसने पहले ही प्लान कर रखा था। जाने से पहले वो आरबीआई में मगध बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका होता है। इस शिकायत के बाद आरबीआई की टीम बैंक में छापा मारती है, लेकिन भास्कर के तमाम रिकॉर्ड बिल्कुल साफ निकलते हैं। आखिरकार चेयरमैन, मैनेजर और लक्ष्मण राव को कसूरवार पाया जाता है और सबको जेल भेज दिया जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका जाकर भास्कर अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और उसका पूरा परिवार वहां खुशी से जिंदगी गुजारने लगता है। जाते जाते भास्कर हमें एक आखिरी बात कहकर जाता है, जुआ खेलना बुरा नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि इसे बंद कब करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।